हमारी कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के लिए ना कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका भी जिक्र बार बार आएगा। तो मान लीजिए हम लोग एक कंपनी खोलना चाहते हैं, उस कंपनी के लिए हम लोगों को कुछ रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, और एक्चुअल में हमें जो जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स की वो इसीलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड रिसोर्स में हम लोग बेस्ट देना चाहते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, और वो कब होगा? जब हम लोग सही से प्लानिंग करेंगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स आप लोगों ने सुने होंगे। सबसे पहले हम लोगों को एक लैंड चाहिए जिसमें हम लोग अपना एक बिजनेस स्टैब्लिश कर सकें। yes. और दूसरा, लैंड के अलावा हम लोगों को लेबर भी चाहिए जो एक तरीके से इस पर काम करेगी, और साथ में हम लोगों को कैपिटल भी चाहिए। बिना पैसे के आप बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, तो एक कैपिटल भी हम लोगों के लिए काम करेगी। और सबसे लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब हम लोग भी एक पार्टिसिपेंट हैं जो खोलेगा एक तरीके से बिजनेस को। तो ये 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, और इन्हीं से एक तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ चीजें जनरेट होगी। जैसे लैंड आपने ली है तो उसका आप लोगों को रेंट देना पड़ेगा, तो लैंड का रेंट आप लोगों को देना पड़ेगा। लेबर अगर हायर की है तो उसको आप लोगों को वेजेस देनी पड़ेंगी। लैंड के लिए आप लोगों ने रेंट दिया, लेबर जो आप लोगों ने हायर की उसके लिए आप लोगों ने वेजेस दी, कैपिटल आप लोगों ने लिया है, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। और सबसे लास्ट, जो हम लोगों ने बिजनेस खोला था तो हम लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस खोलने का एक पर्पस था प्रॉफिट, तो हम लोगों को अपने लिए भी एक प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ये सारी चीजें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है। तो इकोनॉमी में आप जो भी काम करोगे, और इकोनॉमी का मतलब ही है कि हम लोगों के पास मिनिमम रिसोर्सेस हैं, और मिनिमम रिसोर्सेस का हम लोग बेटर वे में यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों को हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे आप कितना पैसा लगाओगे ये डिपेंड करता है। आप लोगों को क्लियर हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? यस सर। प्रिया जी और रिद्धिमा जी दोनों को क्लियर हुआ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? ठीक है, तो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक तरीके से आप लोगों को दिखते हैं। रिद्धिमा जी आपको वॉइस नहीं आ रही क्या? चलिए, रिद्धिमा जी को पता नहीं वॉइस आ रही है नहीं आ रही, चलो प्रिया जी को आ रही है। ठीक है, तो ये जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं, जिसके बेस पे हम ये सारी चीजें करते हैं कि भैया कैसे कैसे चीजें चलेंगी। और उसके बाद हम लोगों का जो ये हम बोल रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर मार्केट में आप लोग उसे बेच ही नहीं पाओगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो मार्केट की सेलिंग करना भी बहुत जरूरी है। आपने जो भी प्रोडक्शन किया उसे मार्केट में बेचना पड़ेगा आपको, और उसके लिए एक थ्योरी होती है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सपोज करो हम लोगों ने एक पेन वाला एक कंपनी बनाया, और हम लोग पेन एक तरीके से सेल करना चाहते हैं, और उसके लिए हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज किए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पेन मार्केट में कंज्यूमर खरीद ले, क्योंकि आपसे पहले और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेन प्रोवाइड कर रही हैं। तो आप लोगों को ये पेन बेचने के लिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर के नेचर को समझना जरूरी है, या उसका बिहेवियर आप लोगों को जानना जरूरी है। जब हम लोग उनका बिहेवियर जान लेंगे उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर सिंपल सा मतलब है कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से लेकर,
तो हम लोग डिसीजन किस बेस पे लेते हैं? तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है रीजन क्वालिटी, कि वो क्वालिटी के बेस पर डिसीजन ले कि आप लोगों का जो पेन है उसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? प्राइस। आप लोगों ने प्राइस कैसा रखा है, क्या उन लोगों के लिए प्राइस रीजनेबल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आपका जो पेन है वो काफी ज्यादा महंगा हो एज कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर। ड्यूरेबिलिटी, मतलब आपका जो पेन है वो किस टाइम तक चलेगा, टाइम पीरियड कितना चलेगा, वो रिसोर्स वो भी मैटर करता है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं जब कंज्यूमर डिसीजन लेता है। और एक और फैक्टर आप लोग कह सकते हो ब्रांडिंग। अगर उसको एडवर्टीजमेंट दिखेगी कि हाँ भाई ये वाला पेन सलमान खान यूज करता है या कोई और पेन यूज करता है, तो आप लोगों ने मार्केटिंग कैसी की उससे भी आप लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं मैटर करते हैं जब भी आप किसी कंज्यूमर को कोई चीजें बेचते हो। तो अगर हम लोग इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं हमारा जो पेन है वो मार्केट में आसानी से सेल हो पाएगा। तो वही सारे पॉइंट आपको देख रहे हो, एक दे रखा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, मतलब कंज्यूमर का कितना नीड पूरा हो सकता है आपके पेन का यूज करके, क्या उससे उसका 1 मंथ ये सारी चीजें हो सकती है या नहीं, और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन कितना है कि हाँ भाई मैंने ये वाला पेन लिया, एक तो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, जब भी मैं लिखता हूँ बड़ी आसानी से लिखता है और साथ में चलता भी बहुत ज्यादा है। तो क्या आप लोगों ने ये भी बोला है उनको कि अगर इनकेस आप लोगों को पेन लेने का जरूरत ना हो तो आप रिफिल करा सकते हो, रिफिल हमारी अवेलेबल है, उससे भी आपकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। सबसे पहली बात जो हम कह रहे हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ये हम बोल रहे थे कि उसको कितना अच्छा लग रहा है कि भैया ये सारा प्रोडक्ट पे अगर मैं पैसा खर्च करूंगा तो मेरे लिए अच्छी चीजें होंगी। दूसरा बजट कॉन्स्टेंट, तो हम बात कर रहे थे प्राइस की। अगर उसको लगेगा कि प्राइस 10 रुपीज वो ठीक है तो वो ले लेगा, लेकिन अगर आपने 20 रुपीज के आसपास हुआ हो सकता है वो कंज्यूमर लेने से मना कर दे। उसको लगेगा इससे बढ़िया मैं 2 पेन ना ले लूं, एक ही पेन लेके क्यों घूमूं, इतना क्या खास बात है इस पेन में। ये सारी चीजों पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो उन दोनों चीजों को हम लोगों को देखना पड़ता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ये दोनों चीजें इंक्लूड कहीं ना कहीं पार्ट होती है। अगला जो ये बोल रहा है इनडिफरेंस कर, इनडिफरेंस कर का मतलब जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उन लोगों में और आपके प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, क्या आपका कॉम्पिटिटर ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहा है नहीं दे रहा है, या वो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकता है कि भैया मैं पेन लूं या पेंसिल लूं। आप लोगों ने दो चीज चुना होगा, एक तो होता है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। या कंज्यूमर सोच सकता है कि मैं पेंसिल या मार्कर भी ले सकता हूं। तो जब कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उसके बेस पे वो कैसे चीजें करेगा, मतलब उसने बहुत सारी चीजों के साथ कंपैरिजन किया, उसके बेस पे वो डिसीजन ले रहा है और उसे लगता है कि आपकी जो पेन है वो उनकी वांट को या नीड को या इच्छा को पूरा कर पा रहा है, तभी वो परचेज करेगा। और उनको लगेगा कि ये हमारी पूरी नहीं कर पा रहा तो वो आप लोगों की उस चीज को परचेज नहीं करेगा। और सबसे लास्ट में डिमांड कर, ये आपने सुना ही होगा, डिमांड जो कर्व है वो कैसे मूव करती है। इधर हम लोग प्राइस, इधर क्वांटिटी। तो मान लेते हैं ये हमारी एक डिमांड कर्व 1 है कि जैसे जैसे आप लोग प्राइस इंक्रीज करोगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो खरीदना कम कर देगा। लेकिन अगर कंज्यूमर इधर की साइड या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकती है डिमांड कर्व या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकती है। तो अगर आप लोग प्राइस कम करोगे इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर आप प्राइस इंक्रीज कर दोगे तो इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड होता है प्राइस और डिमांड के बेस पर। और साथ में
इस बेस पर कंज्यूमर डिसीजन ले सकता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी मिल रही है कितने प्राइस में। अगर कोई दूसरी कंपनी उसको 20 रुपीज में ये चीज बोले कि हम 20 रुपीज आप हमको दो और उसके बदले 3 पेन ले जाओ, बाई 2 गेट 1 फ्री, और हम लोग उनको 20 रुपीज में 2 ही पेन दे रहे हैं, तो हो सकता है उसका डिसीजन इस वाली कंपनी के साथ जो XYZ है इसके साथ ज्यादा हो जाए। तो आप लोग जो भी कंज्यूमर को चीजें बेचोगे वो इस पर भी डिपेंड करता है प्राइस क्या है, और साथ में डिमांड किस पर डिपेंड करती है। डिमांड दो चीजों पर डिपेंड करती है, कंज्यूमर को नीड कितनी है, क्या उसको जरूरत है। अगर उसके पास पहले से ही पेन होगा तो उसको जरूरत नहीं होगी, अगर उसके पास पेन नहीं होगा तो वो सारी चीजें एक तरीके से लेगा। ये सारी चीजें एक तरीके से होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा प्रिया जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कई बार कंज्यूमर टेस्ट भी देखता है कि उसके पास कैसी निब वाला पेन चाहिए, मोटी इंक वाला या वैसा वाला। ये सारी चीजें भी एक तरीके से डिपेंड होती हैं। तो समझ आया आपको कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी? प्रिया जी समझ आया कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी वाला? चलिए रिद्धिमा जी क्या ऐड नहीं है क्या? उनको क्या दिक्कत हो रहा है? रिद्धिमा जी आपको वॉइस क्लियर हो रहा है ना आपको कॉन्सेप्ट? कोई भी डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हो। प्रिया जी तो चैट नहीं है, आपका बिल्कुल मैसेज नहीं आ रहा है इसमें, या आप एबल नहीं हो उसके लिए हैंड रेज कर सकते हो आप, अगर उसमें आप लोगों को दिक्कत हो रही हो कि आप मैसेज नहीं कर पा रहे हो, जो भी चीज हो रहा है तो वो सारी चीजें बता देना, ठीक है। तो ये एक तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी है जिसके बेस पे सारी चीजें होती हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है रिद्धिमा जी, अब अच्छा लग रहा है मुझे भी ना। तो ये सारी चीजें देखो, अभी तक हम लोगों ने जीडीपी के बारे में जाना, साथ में हम लोगों ने जीएनपी के बारे में जाना। आप में से कौन बताएगा जीडीपी से जीएनपी पे पहुंचने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होती हैं, किसके साथ एडजस्ट करना होता है? मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन के साथ, नेट फैक्टर इनकम के साथ, या इन्फ्लेशन के साथ। तो प्रिया जी और रिद्धिमा जी बताएंगी कि किसके साथ आप लोगों को एक तरीके से एडजस्ट करना होता है। जब भी आप जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाते हो, जीडीपी से जीएनपी की तरफ जाना है तो उसके लिए हमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? पहला मैंने आप लोगों को ऑप्शन दिया डेप्रिसिएशन, दूसरा मैंने दिया इन्फ्लेशन, तीसरा मैंने दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रिया जी का है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रिद्धिमा जी आपका? रिद्धिमा जी आपका आंसर क्या है? अगर आपने सुना होगा तो आपका भी आंसर आना चाहिए। क्या हुआ रिद्धिमा जी, कहां गए आप? ठीक है, देखो अब दो टर्म्स और आती हैं, उन दो टर्म्स के बारे में हम, प्रिया जी ने बिल्कुल सही बताया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको ही हम एडजस्ट करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इंडियन जो सिटीजन है उन्होंने जो इनकम कमाई वो हमारी एक तरीके से जीडीपी के लिए ऐड हो जाएगी, और जिन्होंने जो लेके चले गए, मतलब बहुत सारे फॉरेन सिटीजन थे जो इंडिया के अंदर काम कर रहे थे, उनकी इनकम को हम ना कहीं छोड़ देंगे। तो वो दोनों चीजें आप लोगों को एक साथ दिखाई देती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें दो चीज और है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा होता है रियल जीडीपी। ठीक है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा आपका क्या दिखता है, रियल जीडीपी।
देखो नॉमिनल जीडीपी की बात जब भी हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन किया उस टोटल प्रोडक्शन में हम लोग इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लेते हैं। जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है रामलाल और रामलाल की सैलरी 2023 के आसपास, उसकी सैलरी जो थी वो 50,000 के आसपास थी और उसके बाद उसकी सैलरी 2024 में 75,000 के आसपास हो गई। तो जो आप लोगों ने यहां पे इंक्रीज होते हुए देखा 25,000 इसकी सैलरी में इंक्रीज हो गया है, ये तो है नॉमिनल इंक्रीज, ये एक्चुअल में इतना हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम से 2023 से लेकर 2024 तक कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में भी इंक्रीज होगा तो आपके पैसे की वैल्यू भी कम हो गई है। अब हम मान लेते हैं इन्फ्लेशन के अंदर जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 10% के आसपास है, तो 50,000 का अब अगर 10% काउंट करेंगे तो लगभग 5,000 रामलाल जी का जो खर्चा है, जो सैलरी है, वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में चला गया। तो एक्चुअल में रामलाल का इंक्रीज कितना हुआ? 5,000 को जब हम एडजस्ट करेंगे तो एक्चुअल में इसका इंक्रीज हुआ 20,000। तो ये 20,000 इंक्रीज हुआ, इसे हम कहेंगे रियल में सैलरी। रियल में रामलाल का इतना सैलरी इंक्रीज हुआ है और जबकि वो समझ रहा था कि मेरा इतना हो गया। सेम ऐसे हमारी कंट्री के लेवल पर जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो कई बार हम लोग समझते हैं कि भाई 120 हो गया, 2023 में 100 था, इसका मतलब हम लोगों का लगभग 20% इंक्रीज। नहीं, हमें इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होना होगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जब भी हम नॉमिनल से रियल जीडीपी की तरफ जाते हैं तो वहां हम लोगों को एक चीज याद रखना होता है, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो आपको एक्चुअल में सारी चीजें सही ठीक है। बिल्कुल सही कहा प्रिया जी, बिफोर इन्फ्लेशन जो हम लोग करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी और आफ्टर इन्फ्लेशन वो होता है रियल जीडीपी। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। समझ आएगा फिर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट? याद रखना, आप ऐसे ही दिया जाएगा कि अब मान लो आपको बोला जा सकता है जीडीपी नॉमिनल, जीडीपी रियल, ऐसे ही जीएनपी नॉमिनल, जीएनपी रियल। आप समझ जाना कि अगर रियल की बात कर रहा है तो इन्फ्लेशन को हमने एडजस्ट किया है, अगर नॉमिनल की बात कर रहा है तो इन्फ्लेशन को हम लोगों ने एडजस्ट नहीं किया है। ये दोनों चीजों में चेंज आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखेगा। तो ये दोनों चीजें उसका एक तरीके से पार्ट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमारे कॉन्सेप्ट में एक तरीके से आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप साथ साथ लिखते जाना, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। वैसे आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, ठीक है प्रिया जी। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया या अभी चल रहा है? चलिए अब अगला थ्योरी आपका आ रहा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चलिए अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आपने पहले से ही स्टार्ट कर दिया यूजीसी का तैयारी, चलिए अच्छी बात है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रोएक्टिव आपने किया है। अगला देखो आपको दिख रहा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये बोलता है कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करती है। तो एक तो हम लोगों को याद है प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं,
आपको याद होगा हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी पढ़े थे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं, और नहीं आप भी मैसेज में करा सकते हो। तो हम लोगों ने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी आप लोगों की कॉस्ट होगी उनको हम सारी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो उन सारी चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो इन्हीं फैक्टर के अंदर। अब यही बोल रहा है, देखो अगर हम लोगों के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि हम लोग सिर्फ 10 यूनिट प्रोड्यूस करें। तो अगर आप लोग 10 यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो हो सकता है आप लोगों को 1000 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हो रहा हो। लेकिन अगर हम इकोनॉमी ऑफ स्केल यूज करें, मतलब लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन करें, जब हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिट कॉस्ट, मान लो 10 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, 1000 एक तरह से खर्च रहा होता, मतलब लगभग 100 रुपए पड़ रहा था हमें पर यूनिट का। आवाज नहीं चल रही। अभी वॉइस आई आपको प्रिया जी? जी वॉइस आई। चलिए, तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, हम लोगों को प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी पड़ेगी ये डिपेंड करता है हम किस लेवल का प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम लोग स्मॉल लेवल का प्रोडक्शन करेंगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हम बोल रहे थे 10 यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 10 यूनिट में हम लोग को 1000 करोड़ के आसपास पड़ रहा था, मतलब 100 पर यूनिट हमारी कॉस्ट थी। अगर आप स्मॉल लेवल पे चीजें करोगे तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अगर आप ये चीज बड़े लेवल पे करो तो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा दुनिया का हब है, उसका एक रीजन है इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब लार्ज लेवल पे चाइना के यहाँ प्रोडक्शन होता है, और लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी कॉस्टों में कमी आएगी। तो जब भी हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो उसके मतलब हम लोगों को कॉस्ट पर यूनिट थोड़ी सी कम पड़ जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो बड़ी आसानी से फ्री में चीजें दे पाती हैं, लेकिन छोटी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो फ्री में चीजें दे पाए। उसका रीजन ये होता है कि उसकी कॉस्ट पहले से इतनी ज्यादा इंक्रीज होती है, इसलिए वो आप लोगों को फ्री में चीजें दे भी नहीं पाता। ठीक है, तो होलसेलर जो होता है वो आप लोगों को सारी चीजें दे पाता है। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो जितना ज्यादा लाभ लेवल पे आप लोग प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपकी क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी इसका मतलब आप लोगों का कॉस्ट कम होगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल समझ आया आपको प्रिया जी? इसका एग्जांपल चाइना।
एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है इसी बेस पे। या आपने अभी आजकल बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, उन एडवर्टीजमेंट में आता है कि 10 रुपए में, जितने में आप एक चॉकलेट खरीदते हो उतने में आपको एक कोर्स करा रहा हूं। तो वो सब लोग भी इसीलिए कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास कहीं ना कहीं लार्ज लेवल पर लोग हैं, और वो अगर मिनिमम फीस भी रखेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आ जाएंगे तब भी उनका कॉस्ट निकल पाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा रहे हो, 2 लोगों को पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है फीस आपकी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही लग रहा है। अब इस क्लास में मान लो आप अकेले पढ़ो या 100 बच्चे अकेले पढ़ो, दोनों सब एक साथ मिलकर ले ही सकते हैं क्लास, और उसकी जो कॉस्ट है, या डिजिटल बोर्ड की कॉस्ट है, या मेरी जो कॉस्ट है, या कैमरे की जो कॉस्ट है, वो तो सब फिक्स रहने वाली है। उसी के बेस पे कहीं ना कहीं कॉस्ट डिपेंड होती है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि भैया थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एग्जामिंग ट्रांसफॉर्म इनपुट, इनपुट से हम लोग जो आउटपुट बनाते हैं, मतलब जो भी हमने रॉ मटेरियल लिया उससे हम लोगों ने आउटपुट क्या डेवलप किया, उसकी जो कॉस्ट है उसके बेस पे डिपेंड करता है। और उसके लिए हमारे 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी होती है। सबसे पहला है प्रोडक्शन फंक्शन, कि आपने प्रोडक्शन कैसे फंक्शन किया, मतलब 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमी का यूज। दूसरा आपने बोल रहा है कॉस्ट। तो अगर आप नंबर ऑफ क्वांटिटी कम करोगे तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा करोगे तो आपकी कॉस्ट कम आओगे। और ये आपने देखा भी होगा, कभी आप मार्केट गए हो तो जब आप किसी से ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हो तो वो आपके लिए प्राइस कम कर देता है। लेकिन अगर आप उसे कहीं ना कहीं आप उससे क्वांटिटी कम कर दोगे तो वो आपसे प्राइस भी ज्यादा ही लेगा।